क्लास 10th CBSE ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2020-21। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मतलब इस क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से पेपर आने वाला है, क्या क्या इसके सेक्शंस होंगे और किस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम होगी। तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, सवालों के भी जवाब लेंगे। तो इस तरीके से होगा कि दो आपके पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट जो है उसमें दो सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है उसमें 16 सवाल हैं और इंटरनल चॉइस है 5 क्वेश्चन में, यानी कि और होगा एक क्वेश्चन ये, दोनों में से एक करिएगा। सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो आप उसमें से 4 अटेम्प्ट करेंगे, जो 5 सब पार्ट्स हैं उसमें से। पार्ट बी जो है वो 21 से 26 ये थोड़े छोटे हैं, 2 मार्क्स के हैं। 27 से 33 थोड़े उससे बड़े हैं, 3 मार्क्स के हैं। 34 से 36 जो है वो 5 मार्क्स के हैं, राइट। अब इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। जैसे 2 क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन है, ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन है इसमें भी 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो 5 मार्क्स हैं इसमें भी 1 क्वेश्चन है। इसकी आपको अब चॉइस दी गई है कि भाई आप ये करिए वो करिए। 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का है ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक करके सवाल देखेंगे और देखेंगे उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से पेपर का फॉर्मेशन होने वाला है। ये CBSE का है, CBSE की वेबसाइट से है, CBSE ने दिया है, तो आप इसके लिए ऑथेंटिक मान सकते हैं इसको। जैसे पहला सवाल है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप 156 से देखें तो क्या बनेगा, इसमें इस तरीके से बनाना है आपको। 2 से बनाएंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ऐसे बन गया 2। अभी 2 से दोबारा कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर आइए आप, ये 13 से कर लीजिए इसको, 13 3 10। तो 2 × 2 × 3 × 13 आ गया ये। इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हटा के। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया। प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा कि वो नंबर होते, जैसे आप अगर इसको 4 लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा होता है x² माइनस ये a + b जो होता है। अगर मैं कहूं कि भाई आपके जो जीरोज हैं, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं जैसे अल्फा और बीटा, ये इसका रूट है। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे, जो ये जीरोज जो होते हैं वो अगर वो वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक। और इन जीरोस का जो सम है, मतलब अगर आपको फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होती है x² माइनस ये सम हो गया, और यहां पर × x प्लस ये a × b, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया। और ये किसकी बात हो रही है, किसका सम और प्रोडक्ट हो रहा है, ये उन वैल्यूज का हो रहा होगा जो इसका जीरोज है। यानी अगर आप जैसे x² माइनस 2x + 1, अगर ये इक्वेशन मान के चलते हैं और इसमें कोई ऐसी वैल्यू रख दीजिए, 2 वैल्यूज इसकी आएंगी जो इसको 0 कर दे, वो आपके इसके जीरोज होंगे। तो हम क्या करेंगे, x², अब इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, सम दे रखा है, तो ये 2 यहां पर रख दीजिए, और ab इसकी जगह आप 2 रखेंगे, इसकी जगह आप -8 रखेंगे, ये -8 हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। गिवन दैट HCF मतलब 96 और 404 का 4 है, और LCM इसका 96 404 का आपका LCM आपको निकालना है। तो HCF और LCM में एक रिलेशन होता है। ये और का सवाल है, मतलब एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, ये दिखा देता हूं आपको। ये आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। आंसर तो आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा कि जो HCF होता है और जो LCM होता है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जो 2 नंबर है, जैसे नंबर A है, नंबर B है, इसके प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे आप, LCM को निकालना है तो ये प्रोडक्ट हो गया A × B / HCF, ये तो करना होगा। नंबर आपको दे ही रखा है 96 404, 96 × 404 ये आप रख दीजिए, ये 96 है, ये 404 है। HCF आपका क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 9696 उत्तर आएगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन है इनके अलग अलग मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल ये कर देते हैं आपको 1 मार्क मिल जाएगा, अगर आप केवल इतना करते हैं तो आपको मिल जाएगा मार्क। तो आप हर एक स्टेप पे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं आता, या ये इसमें कोई गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है ना, मैथमेटिक्स है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ भी कर देते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, हर एक स्टेप के मार्क्स है।
इसमें और के साथ है स्टेट दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ये है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कहें फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दैट फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा था, हमने क्या किया था 156 का लिया था ना। तो कोई भी जो नंबर है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आपका क्या आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, तो इसको हम बना सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे यूनिक होंगे, है ना। यही इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। चौथा सवाल है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप मान के चलिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये इक्वेशन एक हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपका है x माइनस 2y, अब यहाँ पर 0 है तो प्लस 0 कर देते। तो a1 इसमें हो गया आपका 1, ये 1 है यहाँ पे, तो a1 1 हो गया, b1 आपका हो गया -2 और c आपका 0 है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो इसमें a2 क्या हो गया 3, b2 आपका 4 और c2 इसका -20। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब इसका रेशियो देखिएगा, अगर आपका a1 बाय a2 और यहां इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये b1 बाय b2 के बराबर है क्या, आप बोलेंगे 1/3 करिए 1/3 और इसको भी देख लीजिए, ये है 3 बाय, ये है माइनस, ये 3 है ना, ये 3 है और ये 4, 3 b1/2 -2/4, ठीक है -2/4। इनके बीच में क्या रिलेशन देखते हैं जरा, क्या रिलेशन है 1/3 और ये है -1/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है कि भाई जब a1/a2 और b1/b2 ये आपके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट या वो वाली बात कब आती, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होते और फिर आपको c1/c2 चेक करना होता, क्योंकि अगर ये a1/a2 b1/b2 के बराबर होता, ये c1/c2 के बराबर होता, इसका मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन है ना। a1/a2 b1/b2 बराबर होते और ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो सेम आ रहे हैं लेकिन कांस्टेंट में डिफरेंस है, यानी कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी, एक ऐसी है तो एक ऐसी है। यहाँ से जो c का डिफरेंस है ना, यहाँ से आता ये वाला, ये अलग है, ऐसी पैरेलल है इक्वेशन, लेकिन एक बार में पैरेलल इक्वेशन होती है, एक बार में एक ही इक्वेशन होती है और एक बार में दोनों अलग अलग इक्वेशन होती है। मतलब कहीं ना कहीं इनको हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो कोई पॉइंट मिलेगा, अलग प्लेन में तो बात अलग है। अभी आपको समझना केवल ये है कि a1/a2 और b1/b2 को चेक करना है, बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, बराबर आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट, उस लेवल पे जाते हैं। इफ n b आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड दी HCF a, b। अब को प्राइम के बारे में समझ लीजिए पहले, क्योंकि ये सवाल, ये जो शब्द है ना, यही अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है या ये समझ में थोड़ा सा, इसमें समझने में मेहनत लगती है। को प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्या होते हैं, जब दो नंबर्स हैं इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल वन ही फैक्टर है इनके बीच में कॉमन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, आप 0 से शुरू करते हैं, जिससे हम डिवाइड करें दोनों को एग्जैक्टली बगैर रिमाइंडर आए, मतलब इनका जो डिवीजन के बाद रिजल्ट 0 आना चाहिए। जैसे आप 21 और 22 को देखिए, 21 का जो फैक्टर है वो है 1, 3, 7 और 21, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक। तो ये 21, 22 क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं, 2 इसको आप कहते हैं 2 इंटू 11, इनके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इंटू 1 भी कर दीजिए, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। ना इसमें आप 2 देख पा रहे हैं, ना इसमें 3 देख पा रहे हैं, ना इसमें 11 देख पा रहे हैं, ना इसमें 7 देख पा रहे हैं, ना ही इसमें 21 देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अब समझ में आ गया ना आपको। तो को प्राइम क्या होता है, तो ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, देन फाइंड द HCF ऑफ ए बी। तो सीधी सी बात है भाई, HCF क्या होगा, 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि इनका बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा। Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the area of the sector is angle of the sector is 60 डिग्री। तो पहले मैं आपको बताऊं सेक्टर कहां से निकाला जाता है। सेक्टर अपने आप नहीं बनता है, ये हमेशा एक सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे आप पिज्ज़ा खाते हैं ना,
पिज़्ज़ा खाते हो तो ये जो पार्ट है, एक जो इसमें ट्रायंगुलर पोर्शन निकालते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक। और इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपको 6 दी हुई है, ये भी 6 है। और एंगल जो है इसका वो है आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपका, θ/360, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, πr²। थीटा की जगह यहाँ पर 60 डाल दीजिए और पाई 60/360 हो गया ये। पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। रेडियस इसका 6 है तो 6 × 6 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 18.86 आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह में आता है। A horse tied to a pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. इसको समझिए। बहुत ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वो क्या है, देखिए यहां पर आपने क्या किया, एक घोड़े को यहां बांध दिया, ये घोड़ा है, यहां पर आपने बांध दिया। अब इससे आगे तो जा नहीं सकता, तो यहां घूमता रहेगा ऐसे करके। तो ये पूरे एरिया में ये ग्रेज कर सकेगा। ये एरिया नहीं पूछा इन्होंने कहा फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि केवल आपको ये परिधि निकालनी है, इस बाउंड्री का लेंथ निकालना है। तो क्या होता है, ये सर्कल बन रहा है, यहां भी ये इतनी इसकी स्ट्रिंग है, यहां भी इतनी स्ट्रिंग है, तो ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर या बाउंड्री होती है वो तो होती है 2πr। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या दिया हुआ है 28 मीटर। ये इसका उत्तर आएगा 176 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा जो क्योंकि ये लेंथ निकाल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकाल ली है। और ये क्योंकि ये मीटर में होगी, क्योंकि यहाँ ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आएगी। एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में DE ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस BC के। एंगल AD ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री और एंगल BAC ये वाला एंगल जो दिया है आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल BCA निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए दो लाइन जब पैरेलल होती है और आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। ये एंगल हम निकालना चाहते हैं तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, ये BCA यही एंगल तो निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, मैं बता रहा हूँ ADE, ये जो ट्रायंगल है ADE, ये A है, ये D है, ये E है। ये आपका 70 है, ये आपका 50 है, तो ये कितना होना चाहिए, एक ट्रायंगल का पूरे सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो 180 - 70 - 50, तो 180 - 120 हो रहा है, तो 60 डिग्री आया। तो ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 है क्योंकि अब अगर मैं ऐसी लाइन पैरेलल बनाऊं तो ये भी तो एंगल बराबर होंगे, तो ये होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से एंगल आएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको जब एग्जामिनेशन में करेंगे, ये मार्किंग स्कीम है, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये CBSE ने दिया हुआ है, ये मार्किंग स्कीम है। कहने का मतलब कि आपके ये जो हर एक स्टेप है इसके मार्क्स हैं, ठीक। ये आपको स्टेप लिखने हैं तो आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लिखना आपको इसी तरीके से जैसे इन्होंने बताया, बाकायदा आपको पहले ये एंगल बताने हैं, फिर बताना है ये 50 डिग्री है, फिर बताना है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको यहाँ एक ही लाइन में बता दी, ये बताना है कि भाई इन सम का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर आपको इसकी जगह ये दोनों रखने, फिर इन दोनों 70-50 को यहाँ ले जाना है जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर फाइनली आपको BCA बताना है, ये बताना है कि भाई ये 60 आ गया तो ये भी 60 होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो पैरेलल, ये जो DE पैरेलल है, यहाँ पर भी आप लिखिएगा, ये लाइन यहाँ लिखिएगा भाई, थेल्स थ्योरम, ये भी ऐसे करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर AD = 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 है, BD आपका 3 है, AE आपका 3.5 है और AC आपका 7 है। इस DE पैरेलल टू BC, क्या DE पैरेलल BC है? तो इसके लिए सिंपल हमारे पास जो रूल है, थ्योरम है, वो ये है कि अगर AD/DB = AE/EC आ गया तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, सीधा मतलब ये है। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है, मैं तो डायरेक्ट बता दूं आपको, 2/3 और 3.5/7 को आप चेक कर लीजिए, बस इतना चेक करना है। आप देख रहे हैं कि नॉट पैरेलल है क्योंकि 2/3 ये होता है 2 से जाएगा 1/2, तो 2/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से करना है। EC, अगर आप ये EC, अच्छा इसमें क्या हुआ, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। कैसे, यही गड़बड़ हो जाती है। ये AE दिया हुआ है, ये पूरा AC दिया हुआ है। ओह,
तो ये 3, इसको आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए अगर आपको EC निकालना है तो 7 नहीं हो गए, तो गलत बता दिया मैंने, इसको ठीक कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये 7 माइनस 3.5 करेंगे तो ये 3.5 आएगा। क्लियर। अब आप 2/3 करिए और इसको करेंगे 3.5/3.5। क्या इसके बराबर है? नहीं है, ये हम चेक करना है अभी, नहीं मैं इक्वलिटी साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी। ये 2/3 है, ये 1 है, तो ये तो इसके बराबर वैसे भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो हिट मिल गई थी लेकिन गलत कर दिया था, तो ये बराबर नहीं है। जब अगर ये बराबर होते, जैसे 2/3 होता, ये मान लीजिए 4/6 होता, और 2/3 ये है 4/6, इसको आप 2/3 लिख सकते हैं, तो इतने बराबर हो जाते, तब तो बात समझ में आती है। तो ये आप बाकायदा इस तरीके से एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे और बताएंगे, जैसे ये ना, बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी इज नॉट पैरेलल टू BC। अब ये इससे समझ में आ गया कहाँ गलती होती है। चलिए साहब अगला करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। पहले आप इसको सवाल को समझिए। अच्छा, इस तरीके से लिखना है एक एक चीज़, एग्जामिनर के दिमाग में आपको बिठा देना है कि आपको सब कुछ आता है, एक एक चीज़ आप लिखेंगे बाकायदा, है ना, इसी के मार्किंग है। अब एक सर्कुलर फील्ड है, फेंसिंग की बात हो रही है, इसका मतलब आप इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया पेरीमीटर 2πr होता है, तो इसकी फेंसिंग का जो कॉस्ट है, यानी कि इसका 2πr इसकी लेंथ हो गई, और यह है ₹24 पर मीटर। अच्छा, ये किस में आएगा? मीटर में, और इसका आपने बताया कि 24 पर मीटर है, तो ये मीटर कैंसिल, बाकायदा हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, और ये कॉस्ट किसके बराबर है? 5280। ये तो करना है। तो लेंथ ऑफ द फेंस, ये कैसे निकालेंगे आप? टोटल कॉस्ट, ये आप लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ 2πr है, 2πr ये पूरी लेंथ है आपकी, इसको मान के चाहिए पूरी लेंथ है। तो लेंथ को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पर मीटर से, तो आपका 5280 आ रहा है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। तो लेंथ आपका आ गया तकरीबन 220 मीटर। लेकिन लेंथ आप जानते हैं, ये तो आप सर्कल की लेंथ की बात करें, सर्कल की लेंथ क्या होती है? πr, 2πr। तो 2 आपको पता है, पाई आपका 22/7 रख दीजिए, r यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे नीचे की तरफ, तो r आपका 35 मीटर में। देखिए मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो 35 मीटर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको एक एक करके लिखनी है ना। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken parts bend so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. हुआ क्या कि हमारे पास एक ऐसा पेड़ था, वो यहाँ से टूट गया और वो इस तरीके से गिर गया। यूँ गिर गया, ये पेड़ पूरा था, जैसे मान लो ये है, अब ये बेचारा गिर गया ऐसे करके, ये गिर गया। अब इन्होंने बताया कि जब ये गिर गया तो ये एंगल 30 डिग्री, इन्होंने कहा कि जहाँ पर ये टच करता है ग्राउंड को, वहाँ से जहाँ से ये टूटा है वो 30 डिग्री हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये पॉइंट, ये इसका पैर था पहले, ये फुट कह दीजिए, और जहाँ पर ये इसका सर जाके टकराया है, वो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर है। ये आपका 8 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। तो ये आपको बताना है, इस पूरे का हाइट बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा, ये पूरा हाइट हो गया, आपको बताना है ये, इसमें कहा गया क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। तो यहां से यहां तक एच बताना है। इसको कैपिटल एच मान लीजिए, ये पूरा एच का एच हो गया, ये आपका स्मॉल एच हो गया, स्मॉल एच बताना आपको। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा tan लगा दीजिए इसमें, tan 30 डिग्री, ये ट्रायंगल है, tan 30 डिग्री क्या होगा, दिस h बाय 8, tan 30 होता है 1/√3, h बाय 8, h हो गया आपका 8/√3। ये आपका उत्तर आ गया। मीटर्स वगैरह लिखना है तो पहले डायग्राम का मार्क्स है, फिर ये एक्सप्रेशन का मार्क्स है, फिर ये कैलकुलेशन का मार्क्स है इसमें। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें कहा गया है कि पेरीमीटर एक सर्कल है, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ये बराबर इन्होंने कहा है इक्वल टू सर्कल, तो πr² के बराबर है। आपको रेडियस निकालना है, तो यहाँ से तो क्लियर आपको पता ही चल जाएगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि लिखना ऐसे है, पेरीमीटर बराबर एरिया लिखना है, फिर ये जो मैंने बताया वो लिखना है, फिर ये r कैसे आता बताता हूँ। ये पाई से कैंसिल हो गया और एक r से एक ये r कैंसिल हो गया, r बराबर 2 आ गया। यहाँ इस तरीके से है 2 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप r को केवल 2 लिख के चले हैं तब आपको इतना अच्छा एग्जामिनर का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 2 यूनिट्स लिख दिया है, 2 लिख दिया है, आपको ये पता है भाई रेडियस तो ये लेंथ में आता है ना,
तो आप यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर होता है, किलोमीटर हो सकता है। अगर आप ये देखते हैं कि ये एरिया होता तो आप स्क्वायर यूनिट लिखते या क्यूबिक यूनिट लिखते अगर वॉल्यूम होता। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत मैटर करता है। राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन एंड मोड। तो ये तो क्लियर होता है, ये आपको पता ही होगा। 3 मीडियन जो होता है वो होता है मोड प्लस 2 मीन के बराबर। ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्त, इसका कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। To divide a line segment BC internally in the ratio 3:5, we draw a ray BX such that CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at an equal distance on ray BX? 3:5 करना है, कोई भी लाइन है। आप देखिए, अब जब इसको अगर 3/5 में डिवाइड करना पड़ता है तो ये 3 पॉइंट है, 1 2 4 हो गए क्या, 1 2 और ये तीसरा मान लीजिए, 1 2 3 पार्ट हो गए ना इसके, और यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 1 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8। तो कितने पॉइंट आए इसमें, ये आपको देखना है। तो इसमें अगर उत्तर देखेंगे आप तो 8 आ रहा है। क्यों? अब आप इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये जो आपके 7 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, ये 7 के लिए ये वाला, और ये आपका इनिशियल पार्ट है। नहीं, इसको मैं यहाँ, इसको यहाँ ना बना के ऐसे कर देते, यहाँ कर देते 8 पार्ट। तो आपको कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 समझ रहे हैं ना, 3:5। तो इसलिए आपको 8 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। होता है, इसका एक्चुअली क्वेश्चन है आगे, मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं इसको। हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, इसके 8 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। फिर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से पैरेलल ले जाते हैं इसको। मेरी पैरेलल देख रहे हैं आप कितनी सीधी जा रही है इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना, फिर ये 8 भाग में डिवाइड होगा तो कितने हो गए इसमें, ये आपको कैलकुलेट करना, वो आपके 8 आ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा। For what value of p does the pair of equations this equation have a unique solution? Unique solution का मतलब ये होता है कि आपका जो a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। अगर आपकी a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो बराबर है c1/c2 के, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 लाइनें हैं, 2 आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन का। ये है इसकी सारी कहानी। तो आप क्या करेंगे, ये a1 है 4 और ये a2 है /2 बराबर b1 p b2 आपका 2, ये कर लीजिए बस, ये 2 कैंसिल, p बराबर 4। तो p ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो p नॉट इक्वल टू, अगर p 4 के बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये इसका उत्तर है। लेकिन आपको लिखना ऐसा है, बार बार मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि मैं जैसे बता रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये मार्किंग स्कीम है CBSE द्वारा, तो आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखने, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। What type of straight lines will be represented by the system of equation this then this? तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा आप इसको ऐसे लिखिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है 2x + 3y इक्वल्स आपका 5 है, और यहाँ पर आपका है 4x + 6y = 7। ये आपका a1 b1 और ये c1, ये a2 b2 c2, a1/a2 2/4 और b1/b2 यानी कि 3/6 और c1/c2 5/7। तो a1/a2 b1/b2 देखिए, ये 3/6 है तो a1/2 है, ये भी 1/2 है। तो आप देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्योंकि हाफ और हाफ हो गया ये, और ये नॉट इक्वल टू c 5/7 है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने अभी भी बताया था आपको, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये जो कंडीशन हमारी आई है ना, ये कंडीशन है कि पैरेलल लाइन की। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red?
अब एक बैग है साहब, इसमें 3 रेड है, ये रेड और ये रेड, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 2 3 4 5, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, कोई भी एक बॉल निकाल लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका देखिएगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको बकायदा। टोटल नंबर कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 3 और ये 5, टोटल पॉसिबिलिटी जो है 8 है। लेकिन लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 ही तो है, तो इसको 3 रख दीजिए, 3/8 उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको लिखना है ऐसा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ऐसे लिखना है, तो 3/8 यहां से आ जाएगा। अभी और में था, ध्यान रखिएगा ना, और तो या तो ये करना है आपको या ये करना है, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से एक करना है। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो आपकी डाई है, एक डाई क्या होती है, इस तरीके से एक क्यूब होता है, इसमें नंबर्स लिखे हैं, कौन से, 1 से लेकर 6 तक। मैं लिखूंगा नहीं तो वरना गड़बड़ हो जाएगा, मेरी ड्राइंग आप देख ही रहे हैं। तो 1 से 6 इसमें नंबर्स लिखे होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से प्राइम है, इसमें 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो कुल मिला के टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, 6 आएंगे। और प्राइम की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, ये 3 ही है, 3/6 यानी कि 1/2, 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस मैंने आपको बताया 6, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। गेटिंग अ प्राइम नंबर 3/6 यानी कि 1/2। A tower stands vertically on the ground. From the point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसमें डायग्राम बनाएंगे। यहां पर ऐसा बताया गया है कि भाई यहां पर कोई सांप खड़े हैं, ये एक टावर है, ये यहां से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और ये एंगल यहां पर जब देखते हैं तो ये आपका 60 डिग्री इनको दिखाई देता है, और यहां से यहां तक दूरी है 15। आपको इसकी हाइट निकालनी है बस। मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में केवल tan थीटा लगता है, ध्यान रखिएगा। पहले tan लगाइए, आंख बंद करके, नहीं आए तो फिर और कुछ सोचिएगा। तो tan 60 बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, h/15। tan 60 तो √3 होता है, ये 15 यहाँ ले आइए तो 15 √3 हो गया, ये इसका उत्तर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नॉट E इज, होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मीन्स इट विल हैपन, और प्रोबेबिलिटी इसकी नॉट हैपनिंग की, नॉट हैपनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर 0.4% चांसेस होने के तो 0.6% चांसेस होंगे नहीं होने के, दोनों को जोड़ के 1 ही आना चाहिए। तो उत्तर क्या है इसका, 1। कि कैसा चीज़ आने वाली है। तो यहाँ पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, सेक्शन 1 पार्ट ए का सेक्शन 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 में ये केस स्टडी बेस्ड सवाल है। इसमें जो सब पार्ट्स हैं उसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स है। तो यहाँ पर है, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है, तो 5 मार्क्स की तरह समझ के चलिएगा इसको। तो मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इसको मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे दिखाई दे। तो मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल टुक हर 10th स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट। अब ये रेड फोर्ट ले गए मैथमेटिक्स के टीचर, गणित के टीचर। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। The trip had interest in history as well. She narrated the fact of Red Fort to students. Then the teacher said, this monument one can find combination of solid figures. There are 2 pillars with a cylindrical, which are cylindrical in shape. एक ये हो गया, एक ये हो गया. Also 2 domes at the corners. ये आपके domes हो गए. इसको भी आप कह सकते हैं, देखते हैं जो सवाल पूछा जाएगा अभी आगे आएगा आपका। और इसके 2 domes हैं जो हेमिस्फेरिकल है, इस तरीके से आधे देख रहे हैं आप, हेमिस्फेरिकल है। और इसके अलावा 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके सेमी, ये आधे डोम है।
और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स। तो ये जो डोम्स हैं यहीं पर आपके फ्लैग होस्टिंग यानी ये झंडा हमारा फहराया जाता है। तो क्या क्या हुआ कि वो गए, मतलब हिस्ट्री की बात हो रही है लेकिन ये एक मैथमेटिक्स टीचर के साथ गए हैं, तो यहाँ बात हो गई कि भैया दो हमारे सॉलिड फिगर है, दो पिलर है और साथ में ये सिलेंड्रिकल शेप में है। और आपको बस ये ध्यान देना है कि दो पिलर है सिलेंडर, तो सिलेंडर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। दो डोम्स हैं जो हेमिस्फेरिकल है, तो सारे हेमिस्फेरिकल के फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमने चाहिए। इसके अलावा 7 छोटे छोटे डोम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि ये भी इसी तरीके की हैं और ये पूरे के पूरे डोम्स हैं। और उसके बाद हम सवाल अब लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या हमको लेना है। पहले आप देखिएगा कि यहाँ कहा गया है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। इस डोम को और इस डोम को कवर करना है, किससे? कपड़े से कवर करना है। कितना कपड़ा चाहिए होगा? इसका उत्तर क्या होगा? पहले मैं आपको बताऊं डोम्स क्या कह गए। जो आपके डोम्स हैं वो किस तरीके से, इन्होंने बताया 2 डोम है वो हेमिस्फेयर है। तो पहले तो आप हेमिस्फेयर बना दीजिए इस तरीके से, ये एक है, इस तरीके से 2 हैं हमारे पास। हाँ, तो आप देखिए कि जो सरफेस एरिया होता है, आप जो यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे इसको पूरे कपड़े को, तो सरफेस एरिया आप लेंगे। सरफेस एरिया जो हेमिस्फेरिकल डोम का होता है वो होता है 2πr²। कितने डोम है? एक ये, दूसरा ये, कितने डोम है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 4πr²। यानी कि एक तरीके से क्या कहा गया कि ये एक ये हो गया, और अगर मैं नीचे वाला इस तरीके से लगा दूं तो एक स्फीयर ही तो बन गया ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर्स, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 × 22/7 इंटू ये हो गया 4πr², 2.5 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये सरफेस एरिया निकालना है इसमें, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये मीटर में कहा गया है, ये मीटर्स में है ना, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर आप बी लिखेंगे। यही चीज चल रही है। अब इन्होंने कहा राइट दी फॉर्मूला टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये सिलेंड्रिकल पिलर आपके दिमाग में, इसको छोड़ दीजिए आप, आपको बस ये ध्यान रखना है सिलेंडर ऐसा होता है, ये एक पिलर इस तरीके से बताया गया है इन्होंने। तो इसका ये होता है πr²h, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। ये वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पिलर का, इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने इस पे, ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। इसमें इन्होंने बताया है कि हाइट इसकी 7 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 7 मीटर है, ये हो गया। और रेडियस बताया है बेस का, जो बेस का होगा वही ऊपर का होगा, तो रेडियस बताया गया है आपको, ये हाइट हो गई, रेडियस आपको बताया है 1.4 मीटर। अब आपको कहा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो है यहां से यहां तक केवल, ये जो मैंने घुमाया ना, ये नहीं लेंगे, ये और ये नहीं लेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आपको केवल ये घुमावदार जो एरिया है उसी को लेना है, तो वो होता है 2πrh। 2πrh। और क्योंकि एक नहीं कितने हैं, 2 पिलर्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया 4 पाई 22/7, आर यहां से उठा लीजिए 1.4, हाइट यहां से उठा लीजिए 7, ये कितना आ रहा है? 123.2 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये मार्किंग इस पे भी निर्भर करेगी कि आप इसकी यूनिट कैसे देते हैं। मैं बार बार बताता हूं, यूनिट की बहुत वैल्यू होती है। अगला सवाल इसमें क्या है? अच्छा, इसमें से देखिएगा, ये इसमें ना कुल मिला के 5 हैं, ये कुल मिला के 5 है, इसमें से आपको 4 करने हैं। फिर अगला केस स्टडी आएगा, तो मैं पीछे जाता हूँ फिर से, कहाँ तक हमने कर लिया? यहाँ तक कर लिया। यहाँ पर देखिए, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 मीटर। वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, तो पहले तो आप सीधा हेमिस्फीयर बना लीजिए एक, हेमिस्फीयर हो गया, और आपको वॉल्यूम निकालना है, और रेडियस आपका दिया हुआ है, इसके यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 3.5 मीटर दिया। अब इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो सीधा 2/3πr³। किसका? हेमिस्फीयर है, ध्यान रखिएगा, ये HS कर रहा हूँ, हेमिस्फीयर है ये, तो 2/3, पाई की जगह 22/7 रखिएगा, पाई हो गया r³, 3.5 का होल क्यूब। इसको कंप्यूट करेंगे 89.83 मीटर क्यूब आएगा आपका। अब इसमें से अगर आपने 4 कर लिए तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 4 ही करने, 5 नहीं करने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए 2 हेमिस्फीयर का, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए।
तो इसमें कहा गया रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर मान लीजिए HS1 कर देता हूं, सम ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ पहला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2, तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, ये दोनों सम, एक हेमिस्फीयर 1 हेमिस्फीयर 2, इसका वॉल्यूम हमने जोड़ दिया, ऑफ रेडियस 1 तो इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस, ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है ये स्फीयर का वॉल्यूम है और इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप देखिए कैसे किया गया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम ये हेमिस्फीयर तो एक ही बात है, मतलब दोनों एक ही जैसे ही है। तो अगर ये x है ये x है तो दोनों 2x हो गया, तो 2 इंटू, अब वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम एक का ले लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है इसका, अभी हमने देखा 2/3 पाई r क्यूब। नीचे वॉल्यूम जो पूरे के पूरे स्फीयर का क्या होता है, अब 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अब ये r को बाद में डील करेंगे, पहले पाई को पाई से काट दीजिए, इस 3 को 3 से काट दीजिए, और ये 2 अब देखिए 2 है और ये 4, 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 4, मतलब 2 इंटू 2 4 नीचे है ही। तो r क्यूब बाय ये r1 कर दीजिए, r2 कर दीजिए, r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। इसका रेडियस मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 क्यूब कर दीजिए। इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 क्यूब कर दीजिए। ये हो गया 1/8, तो कितना हो गया 1:8 आ गया इसका उत्तर, ये आ गया। अगर ये आप ना भी करें तो चलेगा, मतलब बता रहा हूं, वैसे तो आपको सारे आने चाहिए। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, फिर इसको अच्छे से जरा समझ लेते हैं क्योंकि 5 सवाल बनने हैं, 5 मार्क्स का सवाल है, मतलब 5 मार्क्स के सवाल का सवाल है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये स्कूल को मिला, क्लास 10वीं स्टूडेंट। गार्डन का काम करना है इसमें। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर बहुत अच्छा एक पेड़ होता है, लाल लाल फूल आते हैं इसमें, तो इसके जो पौधे हैं ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन दी बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो 1-1 मीटर करके ये पौधे लगा दिए गए ऐसे करके। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट शोन इन फिगर। यहाँ पर एक ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन है, लॉन मतलब जिसमें घास लगी है, ये त्रिकोण की शेप में है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अब जो बाकी जगह है यहाँ पर इनको कुछ प्लांट के सीड मतलब बीज लगाने हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए, आपको ये ए को ओरिजिन मानना है, इसमें कहा गया है ए को ओरिजिन मानना है। कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर आपका ओरिजिन यही है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आप ये बता रहा हूँ, इसी को मैं ए कह रहा हूँ और इसी को मैं ओरिजिन बता रहा हूँ, तो 0 0 होगा, इसके अलावा हो सकता है कुछ। तो यहाँ पहली चीज़ तो उत्तर जो है इसका सी आएगा, ठीक, ये पहले का आंसर है 0 0, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। चलिए पी पे कोऑर्डिनेट पे आप आ जाते हैं। देखिए ये पी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स क्योंकि कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर बढ़िए 1 2 3 4 पी का पॉइंट हो गया, पी निकालना है ना, कितना बढ़े आप एक्स एक्सिस पे कितना बढ़े 1 2 3 4, तो एक्स तो 4 हो गया, ये आपको 4 मिल गया। वाई पे आइए, वाई कितना बोलते हैं पी के लिए, फिर से हाथ गिन लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, 1 2 3 4 5 6 6 दिख रहा है हमें, चेक भी कर लेंगे एक बार और। तो अभी तो हमें 4 और 6 यानी कि 4 और 6 एक्स और वाई ये दिख रहा है हमें, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये 4 और 6 ए है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया ना इसमें क्या करना था। अब आइए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। इसी तरीके से आर का ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आर के लिए क्या हो गया 6, ये हो गया 6, तो 6 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई पे जाइए, इसका वाई लेना है, ये ऐसा बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो 6,5 ये हो गया आपका। तो इसका उत्तर हो गया ए 6,5। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए ये डी एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई तो 0 हो गया, सीधी सी बात है वाई 0 है। लेकिन यहां कोऑर्डिनेट गिनना है आपको, तो 10 तक तो यहां आ गया, 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 करीब दिख रहा है ये, मतलब 16 तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स हो गया, वाई तो है ही नहीं क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे ही है, तो 16,0 हमें मिल रहा है। तो ये इसका आंसर है ए।
अच्छा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इफ D इज टेकन एज ओरिजिन। अब इसको D को ओरिजिन मानिए आप, अब ये 0 0 बन गया। तो इन्होंने कहा अब आप अब P का निकाल के दिखाइए। चलिए तो पहले x गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। P के लिए हमने बैकवर्ड चले 12, लेकिन क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं इस तरीके से, यहीं पे उत्तर आने वाला है तो मैं यहां बताता हूं। ये तो पॉजिटिव होगा, हम इस जगह जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो यहां पर हम गए 12 आया तो ये -12 है, x तो -12 आ गया, y तो खैर पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये P है, कितना हम गए थे आपको याद होगा, जो यहां पर था वही यहां पर होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर भी गिन लेते, 1 2 3 4 5 6, तो -12 6 इसका उत्तर है B। -12 6 आ गया इसका। अभी 19वां सवाल है, ये भी 5 मार्क्स का सवाल है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। यहां पर आप पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग का सवाल है ये। तो राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, सब 10th में ही करेंगे क्योंकि आप 10th का एग्जाम दे रहे होंगे। 10वीं क्लास की बात हो रही है, राहुल साहब हैं, ये काइट बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं संडे में। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट, इसको बनाने के लिए उनके दिमाग में कुछ सवाल आए। गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर, आपको सवाल के जवाब देने हैं। राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। अब आप देखें कि इन्होंने यूं बनाया बेसिकली, इस तरीके से काइट बनी है, ऐसी डंडियां लगाई इन्होंने और फिर यूं गया है, यूं। तो ये आप देखिएगा ये किस एंगल पे है, ये फर्स्ट स्टिक हो गई, ये सेकंड स्टिक हो गई, मान लीजिए तो 90 डिग्री पे है, तो क्लियर आपको दिख रहा है तो 90 डिग्री इसका उत्तर है। ओके, दूसरे पे आ जाइए। विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। तो अगर हम फिर से बना दें इसको, तो जो स्मॉलर ट्राइंगल है ये वाले, इस पे क्या क्राइटेरिया होगा कि ये दोनों सिमिलर हो जाए। तो देखिए ये तो एक साइड हो गई, दोनों में कॉमन है तो ऐसे हो गया, और इसके बाद हम ओके देखिए इसमें कई चीजें लगा सकते हैं। हाँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एक कॉमन साइड हो गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, एक साइड ये, एक साइड ये। दूसरी चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो साइड एंगल साइड है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर होगा, ये आपको बताया नहीं गया है क्योंकि इन्होंने सिमेट्री बताई है, इन्होंने बकायदा सिमेट्री बताई है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि एक साइड तो कॉमन मिल गया, ये दोनों बराबर मान के चल रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ऐसे सबसे बढ़िया होगा। इसमें ऐसे लिख दीजिए इसका उत्तर। ओके, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Corresponding medians of these triangles are in the ratio. अब मीडियन किस उसमें रेशियो में होंगी, देखिए सबसे पहला है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन। अच्छा, इसमें तो सवाल ही अलग ही हो गया, मतलब अगर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ये तो आपको इसके लिए एक थ्योरम हमने देखा था थ्योरी में, आपको याद होगा कि जो टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर साइड इसकी रेशियो में, जैसे ये साइड है, इसका जो साइड्स इसके सारे ये हैं या ये है, कोई भी साइड ले लीजिए, जो साइड का रेशियो है साइड 1 बाय साइड 2 आपको दिया है 4:9। तो जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होती हैं, चाहे आप ये वाली उठा लें, ये वाली ले लें, या बाकी दो और भी हैं, तो हमने ये थ्योरम देखा था कि जो साइड का रेशियो जो होता है वही मीडियन का रेशियो होता है, वही आपका 4/9 ही आएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर 4/9 ही है, ये हमने थ्योरी में देखा है। यहां पर है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल अगर लिया जाए और इसको ए और बी माना जाए, तो इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, जैसे ये है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, तो ये जो अदर टू साइड है उसको हम ए और बी मान रहे हैं, और ये जो साइड है इसको हम सी मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सी स्क्वायर अगर किया जाए
वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर इसके बराबर है देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, मतलब ये जो पहली साइड हमने सी ली है, इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री होगा। ये कौन सा थ्योरम है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले बता देता हूं। अगर ये 90 डिग्री है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल में, तो हमेशा जो एंगल 90 डिग्री, जो साइड 90 डिग्री को लिए हुए ए और बी, इसका स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन्होंने जो कहा है वो उल्टा हो गया ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। इन्होंने कहा कि अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब उल्टा कहा इन्होंने। तो हम इसको लगाएंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रहेगा। तो इसको हमने हटा देते, ये है कंफ्यूजन, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। आप करेंगे इसको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रहेगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास है कि अगर एक काइट होती है, मतलब शेप ऐसा है कि काइट का शेप है, तो उसका जो एरिया होता है आपको बस याद रखना है डायगनल्स का मल्टीपल होता है। बस ये डायगनल कितनी है, ये पूरी की पूरी अगर आपको दी है 8 और ये पूरी की पूरी दी है 6, तो 6 × 8 करेंगे 48, क्योंकि ये एरिया है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप इसका, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो एक वायर था इस तरीके से, कुछ तकलीफ आई तो वो वायर कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा शेप है, पैराबोला वाला शेप लग रहा है ये। तो पहला सवाल है नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। अब स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है ना। इलिप्स क्या होता है, अंडाकार। लीनियर तो स्ट्रेट होता है। तो ये पैराबोला का शेप भी दिख रहा है आपको और पैराबोला है भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैराबोला, ये वाला। अब इसमें है हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, कितने जीरोज हैं। किसी भी जीरो को कैसे पहचानते हैं कि कोई भी अगर आपका फिगर है वो कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस शेप का कितने जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 जीरोज हो गए। मतलब जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी जहां पर एक्स बराबर 0 कर रहा है, उसे ही हम कहेंगे y बराबर 0 कर रहा है, माफ कीजिएगा, y बराबर 0 कर रहा है। ये जो पॉइंट 0 कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कि ये इसके जीरोज है, ठीक। क्योंकि इस पॉइंट पे y 0 हो रहा है ना, तो यहां पर हम देखेंगे हाउ मेनी जीरोज आर देयर, कितने बार कट कर रहा है ये। यहां पर ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, दूसरी बार यहां कट कर रहा है। तो कितने जीरोज हो गए इसके, 2 जीरोज। ध्यान रहेगा जहां जहां एक्स एक्सिस को ये कट करता है, जितने बार, अगर मैं इसको ही बना दूं तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक यहां, तो 2 हो गए, 2 जीरोज है इसके उत्तर। तो उत्तर आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट में है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। जीरोज क्या होंगे, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इस फिगर में भी देख लीजिए, आपको क्लियर दिखाया गया है कि यहां पर ये एक -1 पे कट कर रहा है, एक 3 पे कट कर रहा है। और वाई एक्सिस तो 0 है ही यहां पे, यहां तो वाई है ही नहीं ना। तो एक्स कितना है -1 और ये 0, और वाई कितना है यहां पर, मतलब इस जगह ये पॉइंट क्या है, वाई तो 0 है ही और एक्स है आपका 3। तो बस ये हो गया 3 -1 और 3 इसका उत्तर आएगा। ये बी इसका सही कर दीजिए, -1 और 3। अभी आपने देखना -1 और 3 आया था, ये अल्फा है ये बीटा है। अगर हम मान के चलें कि 2 रूट्स हैं, रूट जीरोज एक ही बात होती है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। अब आप देखें आपके पास 2 जीरोज है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आता है ना। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं पहले, ये कितना आया 3 इंटू -1 -3। अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, 3 और -2 कितना होगा 2, यहाँ रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिए 2, तो 2x, यहाँ आपका आएगा -3। ये बन गई आपकी इक्वेशन।
ये इसकी इक्वेशन बन गई। तो उत्तर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स -1। तो हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपने ये कहा कि इसके जीरोस क्या है, -1 और 3, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई -1 पे क्या होगा। जब -1 रखेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा ना, -1 और 3 लेके ही तो बनाया गया है इक्वेशन। आप रख के भी देख लीजिए, x की जगह -1 रख रहा हूँ मैं, आना भी चाहिए। -1 होल स्क्वायर 1, ये हो गया +2 और ये है -3, कितना हो गया 3 - 3 0। तो आपका ये 0 आएगा, इसका उत्तर 0 इसके। तो पार्ट बी हम आ गए हैं, पहले जो डिस्कशन हमारा हो चुका है इसमें इंटरनल चॉइसेस है, जहां होंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इन द रेशियो दिस। और आप देखिएगा ये जो 3:1 दिया है इंटरनली, यानी कि एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में एक्सटर्नली भी आ सकता है ना, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस इस तरीके से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, यानी इस तरीके का सवाल आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये मान के चलना है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हमारी एक लाइन है, हम ये कह रहे हैं कि ये 3:1 डिवाइड हो रही इंटरनली, तो मतलब 3 भाग यहाँ होगा और 1 भाग यहाँ होगा। यहाँ पर आपके पास पॉइंट जो दिया है, इसको यहाँ 4 - 3 लिख लीजिए और इसको लिखते हैं 8,5। ध्यान रहे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम m1 कहे, इसको m2 कहे, इसको x1 कहे, इसको y1 कहे, इसको x2 y2, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका बनेगा m1 x2 हो गया, m1 x2 और फिर m2 x1, पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, प्लस m2 x1 और नीचे हमेशा m1 प्लस m2 आता है। ये मैं कौन सा पॉइंट बता रहा हूं, ये है x कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये हो गया। ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y यूज करेंगे, फिर से m1 को पहले y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 y2 प्लस ये क्या हो गया m2 y1 हो गया, नीचे आएगा आपका m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यूज आपके पास है ही, m1 क्या है 3, तो यहाँ रखा हुआ है देखिए 3, और 3 के साथ 3 × 8 प्लस 1 × 4, ये यहाँ पर देखिए 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1 यहाँ पर है। अब y पे आ जाते हैं, 3 × यहाँ पर 5 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो ये आपका x आएगा 7, y आएगा 7, y आएगा 3, तो 7 3 इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे ये इन्होंने मार्किंग स्कीम दी है, तो सेक्शन फार्मूला पहले तो लिखेंगे, आप बताएंगे कि ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, उसके बाद आप एक फार्मूला लिखेंगे, इसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन वाला जो मार्क्स जो पार्ट है वो अलग मार्क्स का है और ये वाला पार्ट अलग है कि आपको ये आता है। Find a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम मान लीजिए P मानते हैं, जरूर आपको करना है, ऐसी कोई भी चीज़ हवा में नहीं होगी, आप बाकायदा बताएंगे कि P है हमारा XY पॉइंट हमने माना है, और जो A पॉइंट है हमारा जो आपने दिया हुआ है, ठीक है 7,1, और हम B पॉइंट ले रहे हैं 3,5। अब ऐसा आपको रिलेशन निकालना है सच दैट x और y के बीच में, ताकि इन दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि जो PA की दूरी है और PB की दूरी है ये बराबर हो। तो PA बराबर PB कर देते हैं, ये दिया ही हुआ है। अब PA क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर आपको यहां बताना है कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बकायदा लिखना है। सबसे पहले मैथ्स में हमेशा पहले गिवन लिखा जाता है कि क्या चीज गिवन है, उसके बाद आप रिलेशन बताते हैं, उसके बाद कंप्यूटेशन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब आप देखिए ये y2 - y1 है, x2 - x1 है, ये पहले भी आ सकता है। कहीं अगर फॉर्मूला आप लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर तो भी चलेगा। अच्छा y2 - y1 या y1 - y2 करें और स्क्वायर करें तो भी बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, आएगा, अगर आता भी है तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी ने अगर y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दिया तो भी गलत नहीं है, तब भी सही होगा, लेकिन मेन होता है y2 - y1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x1 y1 इस पहली वाली यूज करेंगे, x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, यानी
x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर या 7 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 माइनस y का होल स्क्वायर, एक ही बात है। लेकिन क्या है कि जो ये अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम पहले इसको स्क्वायर कर देंगे ताकि अंडर रूट ना आए। तो आप देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली आप इससे करेंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये p भी हो गया, स्क्वायर लगा रखा है आपने तो अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको जरा इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे मतलब आपको इसको खोलना है। इसको a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में से खोलना है। ये तीनों के तीनों आप खोलेंगे, मतलब ये इसके अलावा चार, मतलब बेसिकली तो चार बनते हैं, 1 2 3 4, इन चारों को खोलेंगे और आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और बाकी जो चीज वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन आएगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बाकी बचता है उसको आप अलाइन करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 2 आएगा, यही इसका रिलेशन होगा। इन दिस फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CV, ये जो LM है ये पैरेलल है CV या BC के, ये इसके पैरेलल है। एंड LN इज पैरेलल टू CD, यानी कि LN और CD एक दूसरे के पैरेलल है। आपको प्रूव करना है कि AM बाय MB ये बराबर है AN बाय ND। तो आप देखिए ये दो ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, पहले ट्राइंगल ABC लेंगे। तो पहले आपको दिखा देता हूं इसको करना कैसे है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। BPT फॉर्मूला है, ये BPT फॉर्मूला जो होता है वो ये बताता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्राइंगल लिया आपने और उसमें आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर की जो इस साइड से पैरेलल है, तो ये लाइन इसको दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, इक्वल डिवीजन होंगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स दिस डिवाइडेड बाय दिस। ऐसा इसमें BPT जो आपका होता है वो रिलेशनशिप कहता है, ये हम ऑलरेडी थ्योरी में भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये ABC को बना दिया जाए। ये A है, ये B है, ये C है और ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल बताया गया है, ये M है, ये L है। तो इससे क्या मिलेगा, AM बाय MB बराबर BPT से निकाल रहा हूं मैं, बाय AL बाय LC, ये हो गया, इनको 1 मान लीजिए। अब आइए दूसरे ट्रायंगल पे ACD या ADC, ये ट्रायंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन से बनाता हूं, ये और ये क्या है A, ये क्या है DC। अब लाइन क्या पैरेलल है, ये वाली LM, ये LN हो गया। अब आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो सेम चीज BPT लगाएंगे, दूसरे में भी आप BPT लिखेंगे, क्या होगा AL बाय LC बराबर AN बाय ND, ये आपका 2 हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं ये X है, ये Y है और ये Y है, ये Z है, तो अगर X बराबर Y है और Y बराबर Z है, इसका मतलब X बराबर Z हुआ ना, है कि नहीं। यानी AM बाय MB भी AL बाय LC के बराबर है और AN बाय ND भी AL बाय LC के बराबर है, ये दोनों तो कॉमन है इसमें। इसका मतलब AM बाय MB बराबर है AN बाय ND, यही प्रूव करना था, यही चीज आ गई। यानी ये वाला जो चीज है ये इसके बराबर हो गया, AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय ND। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD बराबर AD plus BC। अब एक सर्कल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल में सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है एक तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है सर्कल, और दूसरा ये है कि ये सर्कल चारों साइडों को छू रहा है, टच कर रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आएगी वो ये आएगी, ये वाली जो मैं ये कह रहा हूं। कैसे, आप सबसे पहले बताएंगे कि कोई भी अगर आपका सर्कल है और आपने किसी जगह से टेंजेंट भेजी या टेंजेंट आई या टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये टेंजेंट बराबर होंगी। बस यही है इसकी सारी, इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो यही है। कैसे, अब देखिए एक एक करके बताऊंगा। ये D है और DS और DR, यानी कि DC जो साइड है और DA जो साइड है उसमें DS और DR टेंजेंट है, मतलब ये D है तो ये R है और ये क्या है, ये आपका S है। तो इसका मतलब DR बराबर DS हो गया, तो लिख दीजिए। यहां पर आप बाकायदा इसको लिखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये बताएंगे। तो क्या करके लेते हैं, पहले लेते हैं DR ये बराबर है DS के।
ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं ये CR और CQ, तो CR और CQ ये बराबर है। चलिए इस पे आ जाते हैं। AP और AS बराबर है, क्योंकि A से टेंजेंट गई है, तो AP बराबर AS ये हो गया। अब B पे आ जाइए, BQ बराबर BP, तो BQ बराबर BP। चलिए ये तो बन गया हमारा, ये तो हम सारे इसी से ले आए। अब हमको लाना है AB प्लस CD, तो AB क्या होगा, AB है AP प्लस PB। देखिए AP कहाँ है, ये हो गया, और BP यहाँ हो गया। तो थोड़ा सा उलट देते हैं इसको, यानी इसी हिसाब से लिखेंगे हम। देखिए AP बराबर AS है, ये BP को यहाँ ले आएंगे, BP बराबर BQ, क्योंकि हमको जोड़ना है। ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए DR और RC ये बराबर, ये इसको जोड़ेंगे तो DR प्लस RC। यहाँ पर क्या है, आपको लाना है AB और CD के लिए है DR और RC, तो DR यहाँ है RC यहाँ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। DR कर दीजिए इसको, RC बोल दीजिए, CR बोल दीजिए, जैसे भी CR RC एक ही बराबर है, तो DS हो गया CQ। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो AS है ये वाला जो है AP और BP ये हो गया, और यहां से क्या मिल रहा है DR और ये। तो आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है इसको पूरे को जोड़िए और राइट हैंड साइड को भी जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, DR प्लस RC लेफ्ट हैंड साइड, ये कर लीजिए, प्लस AP प्लस BP बराबर किसके है, DS और SA। तो ये आप AS DS के साथ लिखेंगे, प्लस AS, वैसे तो सब जोड़ रहे हैं, मैं बस इन दोनों को साथ लिख दे रहा हूं ताकि हमारा उत्तर आ जाए। और फिर आपका क्या आया, ये CQ और QB, तो इन दोनों को साथ लिख दीजिए, CQ और BQ या QB जो भी आप बोले इसको, ठीक। तो DR प्लस RC क्या हो गया, ये DR प्लस RC DC हो गया, प्लस AP प्लस PB क्या हुआ, AB हो गया। DS प्लस AS क्या हुआ, DS प्लस AS, ये पूरा D आ गया। और अब CQ प्लस QB क्या हो गया, CB हो गया। यही आपको प्रूव करना। तो बस ये CB जो है इसको BC कर दीजिएगा, इसकी जगह AD लिख दीजिए, इसके एक ही बात है, BC कर दीजिए। ये आपका ये हो गया DA, AB और AB AD और BC बराबर हो गया ये आपका AB प्लस, मतलब जगह चेंज कर रहा हूँ केवल इसको दिखाने के लिए, क्योंकि इधर इसको इससे जोड़े इसको इससे जोड़े एक ही बात है। DC और CD एक ही बात है, वो तो हमने जैसे लिया वैसे दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा CD तो CD ले लेंगे। ये हो गया प्रूव। Draw a line segment of length 7.8 cm and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये सब इसको जानने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल मैंने केवल आपको बताया है, क्योंकि 7.8 का हो सकता है 7.6 हो जाए, हो सकता है 5:8 जो हो वो 4:9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो मैं अगर इसको 7.6 ले लूँ या इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें सारी जो चीज़ है वो ये हुई है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7.8 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। ये मान लीजिए A है, ये B है, 7.8 की आप लाइन बना लीजिए। उसके बाद एक एक्यूट एंगल लीजिए, मतलब अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में चीजें हैं आपको पता है कैसे बनाना है। एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये एंगल हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है 5:8 है, 5:8 मतलब 5 + 8, ये 13 हो गया ना। तो आप इसमें 13 मतलब अपना वो जो कांटा होता है उसको लीजिए, पेंसिल लगाइए और थोड़ा छोटा कर लीजिए और 13 बार काटिए इसको। इसका मतलब यहां पर कांटा रखिए और यूं काटिए एक बार, फिर ये 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया। देखिएगा कितने पार्ट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट बन गए। 13 ही पार्ट होने चाहिए ना 5:8। अब आप क्या करें, ये जो B है इसको इससे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। अब क्योंकि ये 5:8 है
तो आप 5 पे जाइए, मतलब 1 2 3 4 5, बस इस पॉइंट पे आइए और लाइन बनाइए। ये भी आप जानते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन में सब सीख रखा है। इस लाइन से, यहां से जो, अगर इसको आप कह दीजिए ये हमारा, मान लीजिए ये x है, तो लाइन ये, इसको मान लीजिए आपका मैं इसको A5 कह रहा हूं। आप इसको नंबरिंग देंगे A1 A से लेकर A13 तक। A1 से देना है A13 तक, बाकायदा इस तरीके से देना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको करना कैसे है। ये A1 से लेकर A13 तक नंबर देना है और ये बाकायदा ये सारी चीजें लिखनी है। अब क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल बनाएंगे। ये लाइन जो हम बना रहे हैं पैरेलल बना रहे हैं। और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि जब एक लाइन इसके पैरेलल होती है ट्राइंगल के, तो ये दिस रेशियो बाय दिस जो कि 5 है पार्ट, और ये कितना पार्ट है आपका 8, 5:8। तो ये पार्ट जो यहाँ जो बनेगा वो भी 5:8 होगा। ये जो होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लेंथ नाप लीजिए, वो लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक तो आपको बताइए 7.8 माइनस जो यहाँ की लेंथ होगी वो होगी, और ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। गिवन 5 cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो आपको दिया है 5 cot A बराबर 8, तो cot, ये देखिए 15 cot A, 15 cot A अगर आपको 8 दिया हुआ है तो cot A कितना हुआ? 8/15। इसका मतलब tan A कितना हुआ? tan A कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 15/8, ये तो हुआ। अब आप देखें tan थीटा क्या होता है? ये tan थीटा है हमारा, tan A है, मतलब ये एंगल A है, ठीक। ये इसको थीटा हटा देता हूं, एंगल A की ही बात करते हैं, और इसको हम मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो tan A कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 15/8, तो ये 15/8 नहीं होगा, 15x/8 कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये हो सकता है 30/16 हो, जो कि आप काटेंगे तो 15/8 आएगा, तो ऐसा हो सकता है। या आपका और भी हो सकता है 15/8 बन जाए, ऐसा नंबर हो सकता है। तो इसीलिए इसको 15x/8x लिखा गया है। बस यही आप देखेंगे 15x और 8x इसीलिए लिखा गया है, लेकिन इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इसको आप सीधा 15/8 लिखिए। अब ये 15/8 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर बाकायदा लिखना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये साइड निकलेगा। ये साइड कितनी होती है? मान लीजिए ये साइड है AC², तो AC² कितना होगा? AB² प्लस BC², AB² प्लस BC², तो ये हो गया 8² प्लस 15², और फिर AC कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस। आप ये देखेंगे ये आएगा 289, जो आपका आएगा 17। ये हो गया 17 साइड। बस आपको तीनों साइड मिल गए। अब आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं, sin A sec A। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत होती है तो हमारे पास तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब आपको sin A निकालना है तो ये ले लीजिए, ये sin A। तो sin A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin A। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17, ये 15/17 आ गया। अब आपको चाहिए sec A। sec A क्या होगा? ये B/H होता है cos, और sec A इसका उल्टा होता है H/B हो जाएगा, तो sec A ही करते हैं। sec A हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? cos A, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। sec A है, sec है आपका बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है इसमें? 17, और बेस कितनी है इसमें? 8, ठीक है। तो 17/8 आपका sec A आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये cos A बताया गया है, ये हमको cos A नहीं बताना है, हमको sec A बताना है। गलत हो जाएगा यहाँ मामला, cos A नहीं पूछा आपसे, sec A पूछा है, तो ये 17/8 लिखेंगे। फाइंड tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, इसमें जो ट्रिक है वो यही है कि एंगल चेंज हो रहे हैं। तो ये एक बार tan P पूछा है, tan P जब होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाए, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो मैं दो तरीके से ट्रायंगल बनाऊंगा, उससे आप समझेंगे। cot R में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले cot R बता देता हूँ। cot R क्या होगा? पहले तो ये साइड निकालना पड़ेगा आपको, ये 12 है, ये 13 है, पहले तो ये साइड निकल के आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये जो साइड निकल के आएगा, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 13² माइनस 12²। क्योंकि ये अगर आप मान लीजिए QR है, तो QR² को क्या लिखेंगे? QR² बराबर होगा PQ² प्लस PR², ऐसे लिखेंगे। तो आपको अगर QR², ये QR² नहीं, क्या होता है? PR²। PR² बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसके बराबर होता है? इसके। ये PR² बराबर होगा
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अगर आपको क्यू आर स्क्वायर निकालना होगा तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर करेंगे। पी आर आपका है 13 और पी क्यू है 12, तो अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जो कि आपका आएगा अंडर रूट 25, तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका 5 हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आइडिया है, तो 5 ले लेंगे। अब आप देखें कॉट आर पहले ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है ना, क्योंकि ट्राइंगल वैसे ही बना हुआ है। कॉट आर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम टेन आर निकाल लेते हैं। टेन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। जो टेन है परपेंडिकुलर, टेन आर होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5, तो कॉट आर क्या होगा 5/12, तो ये आपको कॉट आर आ गया। अब आइए टेन पी पे। टेन पी के लिए ना मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूं मैं। अब मैं पी इधर ले आया हूं, पी को, क्यू यहां ले आया हूं, आर यहां ले आया हूं, क्योंकि हमको ऐसे देखने की आदत है। तो ये जो टेन पी है वो उसकी बात हो रही है। तो पी क्यू क्या है इसमें 12 और क्यू आर क्या है 5 और ये 13 है। तो इसके हिसाब से टेन पी के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, तो टेन पी हो जाएगा 5/12, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। अब इन्होंने कहा है टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी कितना है 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया था 5/12। 5/12 5/12 तो एक ही है, 0 हो गया है। ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो एपी दिया हुआ है, कितने टर्म इसमें लेने हैं जो सम 636 दे दे। तो अच्छी बात यह है कि आपको पहले तो ए मिल गया, इस एपी का ए मिल गया। 17 माइनस 9 करिए या 25 माइनस 17 करिए, कितना आ रहा है 8। तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, ए आपका 9 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 25 माइनस 17 करेंगे तो 8, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। और ये 636 सम आ गया, तो सम भी आपको दिया है 636। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधा फॉर्मूला लगाना है। बस इसमें थोड़ी सी एक चीज आएगी जो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बता देता हूं। सम क्या है 636, सम क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। n/2 n निकालना है इसमें, 2a 2 × a 2 × 9 प्लस n - 1 × d × d कितना 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जो कि ये आप देख रहे हैं, बल्कि ये आएगी। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करिएगा आप, तो आपको 4n² + 5n - 636 आएगा। अब इसको अगर आप करने चले, मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं, इसको अगर आप करने चले नॉर्मल तरीके से, जैसे हम x² - 2x + 1 इस तरीके से स्मॉल इक्वेशन करते हैं, तो आपको बहुत समय निकल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आपको जब ऐसे आप फंस जाए और एग्जाम का समय है, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें इसको फैक्टर बनाने हैं। आप सीधा इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, -b + -√b² - 4ac/2a। इसमें क्या है, ये a आपका 4 हो गया, b आपका 5 हो गया और c जो है -636 हो गया। सीधा यहाँ उतारिए, n की वैल्यू आप देखिएगा, एक बार ये प्लस लेके चलिए, एक बार ये माइनस लेके चलिए, क्योंकि ये तो माइनस है ही, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब आप इसको लेंगे तो एक बार n 12 आएगा, n आपका -53/4 आएगा। अब n तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, n कितने के कम नेगेटिव नंबर कहाँ हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हटा दीजिए इसको, n 12 यही आपका उत्तर है। ऐसे करेंगे इसको। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये √3 इर्रेशनल नंबर, आपकी किताब अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे उसमें एग्जाम्पल है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक अच्छी बात बताता हूं आपको कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सॉल्यूशन पे जंप कर जाते हैं। जितने भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन हम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें कम से कम नहीं तो 50% से 40% सवाल जो आप देख रहे हैं इस पेपर के, सैंपल क्वेश्चन पेपर के, वो सारे के सारे किससे आए हैं, वो एग्जाम्पल से आए हैं, एग्जाम्पल है वो। तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करने हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने का जो तरीका होता है, √3 है, जो भी रूट आप में दे दी जाए, उसका तरीका एक ही है। √3 हम ये मान के चलेंगे कि √3 जो है वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल है। मान के चलेंगे कि रैशनल नहीं, रैशनल है, और आगे चल के हम इसे प्रूव कर देंगे कि अरे ये तो हमने गलत माना था, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। ऐसे प्रूव करते हैं इसको। तो √3 को हम रैशनल मान लेते हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है, वो जो भी नंबर p/q फॉर्म में आप दिखा सकते हैं वो रैशनल होता है। तो p/q फॉर्म दिखा दें, और p/q जो होंगे वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए p/q आपका 13/7 है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
14/7 कर दें आप, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको 13/7 की तरह मान के चलना, तो P/Q हो गया। इसमें क्या करिए, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P बराबर हो गया √3Q, ये हो गया। अब या तो फिर आप √3 रखिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 बराबर P² Q², अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q² 3Q² बराबर P² आ गया। इसका मतलब ये है, और अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहें कि 3 नीचे आए, तो Q² बराबर आप लिख दीजिए P²/3, P²/3, तो P²/3, इसका मतलब ये है कि P² को 3 डिवाइड कर रहा है। अगर मैं P² को लिखता हूं, ये 3 × 3, P अगर आपका 3 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, P अगर 3 है तो 3 × 3/3, तो 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड कर, इंडिविजुअली भी तो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही तो आपका Q² आ रहा है। इसका मतलब P² जो है, मतलब 3 इसका फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड करके ही तो Q² आ रहा है। ओके, अब एक और काम करिए, इस P को आप मान के चलिए 3C है। इसको क्यों माना, क्योंकि मैंने आपको 3 का एग्जांपल दिया। इसको मान के चलिए 3C है, ठीक। अब Q² बराबर क्या हो गया, 3C², 3C ये तो स्क्वायर है ही, /3। ओके, हम P को 3C मान रहे हैं, 3C² मतलब 3² ऐसा कर सकते हैं आप। या ये कहें कि ये 9 हो गया और ये 3 ले जाइए, तो 3Q² बराबर 9C²। तो इससे क्या हो रहा है कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, अगर इसको मैं इसको 3 कर दूं तो 3 डिवाइड कर रहा है किसको, Q² को भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 9 ले आऊं नीचे और C² को बोलूं कि भाई 3Q²/9 है, तो C² जो है ये हमें क्लियर बता रहा है कि भाई ये तो Q² भी डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से 9, Q² भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि P भी डिवाइड हो रहा है 3 से और Q भी डिवाइड हो रहा है 3 से। इसका मतलब 3 जो है वो फैक्टर है Q का भी, 3 फैक्टर है P का भी, दोनों का ही फैक्टर है। अब हम तो पहले मान के चले थे ना साहब कि इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, ये कोप्राइम है, ये तो गलत हो गया। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये तो गलत हो गया। हमने जो माना था वो इनफैक्ट गलत माना था। जो P/Q हमारा अजम्पशन था कि भाई ये √3 इरेशनल है, वो गलत हो गया। √3 इनफैक्ट इरेशनल है, ऐसे प्रूव करते हैं इसको। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ equals to angle OPQ. तो यहाँ तो आप सोल्यूशन देख ही रहे हैं, लेकिन इस सोल्यूशन को देखते देखते मेरी बातों पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे लिखना है, रिक्वायर्ड क्या है, जब भी यहाँ प्रूविंग होती है, रिक्वायरमेंट होती है या प्रूविंग जब होती है, तो आप बताते हैं यूजर को कि हम जानते हैं, या एग्जामिनर को कि हम जानते हैं आप क्या पूछ रहे हैं, पहले आप ये बताएंगे। ओके, अब हम क्या चेक करके चलते हैं, ये जो एंगल है इसको आप थीटा ले लीजिए या ई ले लीजिए, जैसे इन्होंने थीटा लिया, थीटा लेके चलते हैं। कौन सा एंगल हमारा, बेसिकली जो एंगल है वो है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट PTQ, और ये तो PTQ। अब PTQ एंगल क्या हुआ, वो ये हो गया, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो चीजें इसमें आने वाली। पहली चीज तो ये है कि आप जब एक पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। क्लियर, ये तो हम पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका मतलब है PT और TQ बराबर है। तो पहले मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, तो देखिएगा, ये ट्रायंगल बन गया। कौन सा, ये T हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं TP और TQ बराबर है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो ये एंगल, दो साइड अगर बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी बराबर हो गए। जब ये एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए। ओके, तो अब हम ये एंगल मान लीजिए, हम इसको लेके चलते हैं, x मान लीजिए, x, ये थीटा हो गया, ये x हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एक ट्रायंगल की, थीटा प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि थीटा प्लस एक्स ये बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा प्लस 2x हो जाएगा 180 के बराबर, तो 2x हो जाएगा 180 माइनस थीटा के बराबर, और x कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 180 बाई 2 होता है 90, और ये थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। तो ये x एंगल आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आइए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो टेंजेंट है, अगर हम सेंटर से एक लाइन डालें टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री बनाता है,
कहने का मतलब ये है कि सर्कल है और मैं एक लाइन इस पे बनाऊं तो ये जो रेडियस जॉइनिंग होती है ये 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। ये हमारा x है, निकालना यही है, निकालना यही है ना। तो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, यानी एंगल TPO या OPT, TPO जो एंगल है या OPT जो भी कहें, यहाँ OPT दिया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंगल TPO क्या है, एंगल TPO पूरा एंगल क्या है, ये है x, मतलब ये एंगल जो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर इसको बताना है, ये x प्लस ये इसको मैं y मान लेता हूँ, x प्लस वाई, ओके। लेकिन ये जो पूरा का पूरा एंगल है एंगल TPO, ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है। 90 बराबर x प्लस वाई, x तो हम निकाल चुके हैं 90 माइनस थीटा बाई 2, तो जो इम्प्लाई है 90 बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, और इक्वल्स 90 बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस वाई। तो x की जगह मैंने 90 माइनस थीटा बाई 2 रख दिया। अब इसको यहाँ ले जा लीजिए, 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2 बराबर y हो गया, 90 90 कैंसिल, y हो गया आपका थीटा बाई 2। तो y थीटा बाई 2 आ गया। थीटा क्या था, इनिशियली हमने क्या माना था, एंगल था ये वाला था, कौन सा, PTQ, PTQ तो था, तो आपका थीटा है PTQ, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको थीटा बराबर 2y। तो आपका एंगल y ये हो गया थीटा बाई 2, ठीक। तो एंगल OPQ क्या हो गया, ये जो थीटा है, y जो मैंने बताया, y जो थीटा बाई 2 है ना, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ बाई 2, इसको ही लिख दीजिए आप, ये हो गया। और चाहे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एंगल आपका जो PTQ हो गया वो बराबर हो गया 2 इंटू OPQ, ऐसे आ जाएगा। इसमें पार्ट बी की हम चर्चा कर रहे थे। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उन्होंने कहा कैशियर से कि भाई ऐसा है, मुझे ना केवल 50 और 100 रुपए के नोट देना। मीना को जो पूरे नोट कैशियर ने दिए वो दिए 25 नोट दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो इसकी कहानी इस तरीके से बनती है, इसके इक्वेशन इस तरीके से बनते हैं कि पहले आप मान लीजिए कि भाई x जो है वो 50 रुपए के नोट इनको मिले और y जो है इनको 100 रुपए के नोट मिले, और कुल मिला के कितने नोट मिले इनको, अगर दो नोटों को की संख्या मिला दी जाए तो आपकी 25 बनती है। लेकिन कुल मिला के पैसा कितना है 2000, मतलब 50 के नोट कितने हैं x, तो 50 को अगर x से मल्टीप्लाई करें और 100 के नोट कितने y, तो 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करें y से तो कुल मिला के हमारा 2000 रुपए आ जाएगा। यही दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो यहां पर इस तरीके से है कि पहले आपको ये बताना, ये सारा इसी तरीके से करना है। आपने माना कि भाई x 50 रुपए के नोट उनको मिले, y 100 रुपए के नोट मिले, x प्लस y हो गया 25, क्योंकि कुल मिला के नोट है 25, और 50 के नोट जितने हैं उतने मतलब हमने पता कर लिए, 100 रुपए के कितने नोट है उतने पता कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए कितने मिले, वो 2000 हो गया। इनको सॉल्व करना है तो या तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेहतर रहेगा। इस पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस पूरी इक्वेशन को यहां पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हट जाएगा, 100 माइनस 50 50y बराबर आ जाएगा 750, तो y आएगा 15, इसको यहां रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो 15 से जाएगा तो आपका बनेगा 10, तो x हो गया 10, y 15, यानी कि 10 कितने के नोट है, 50 रुपए के नोट है, और 15 100 रुपए के नोट है, इसका उत्तर हो जाएगा। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, perfect square number, a number divisible by 5. अब इसको देखिए, करना आपको ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि इसके मिलते जुलते सवाल आपके आने वाले हैं। क्योंकि सैंपल पेपर का मतलब ही यही होता है कि भाई कुछ इस तरीके से पेपर आएगा, तैयारी कर लीजिए। अब 90 डिस्क है, ऐसी होती है डिस्क यू राउंड, तो ऐसी 90 डिस्क है जिनमें 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखा हुआ है। एक डिस्क को इससे निकाला गया रैंडमली, कोई भी डिस्क निकल सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2-digit नंबर। तो ध्यान रहे
इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल केस, मतलब इसको जो फेवर करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ केस। क्लियर है? तो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर निकले। अब देखिए 1 से लेकर आप 9 तक चलेंगे तो ये तो 1 डिजिट है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं जैसे 10, 11 ऐसे करके वो 90 तक है, ये सारे 2 डिजिट के नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। तो अगर हम इस 90 से इस 1 से 9 मतलब 9 को माइनस कर दें तो वो 2 डिजिट वाले नंबर हो जाएंगे, यानी कि 81। तो पहले का उत्तर हो गया 81 फेवरेबल केस हो गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस है 90 डिस्क, तो 81/90 यानी कि 9/10 आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व भी करना है। दूसरा है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या आते हैं? 1 का 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। 100 इसके ऊपर निकल जाएगा, 100 को छोड़ देंगे। इसको गिन लीजिए, ये कितने आप गिनेंगे? ये कुल मिला के 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइडेड बाय, ये फेवरेबल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 90, तो 9/90 यानी कि 1/10 आ जाएगा इसका उत्तर। तीसरे पे आते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। एक नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो क्या करेंगे? देखिए 1 से शुरू करिए, पहला नंबर है 5, फिर 10, ऐसे गिनते चले जाइए 90 तक। अगर गिनेंगे तो कितने आएंगे? 18 आएंगे। तो 18/90 यानी 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability getting a king of red color, a spade, a queen of diamonds. तो पहले देखिए 52 कार्ड जो होते हैं ना, कुल मिला के 52 कार्ड होते हैं, ये रेड और ब्लैक में डिवाइडेड होते हैं 26-26, और कुल मिला के इसमें 4 आपके वर्जन्स होते हैं, 4 जिसे हम कहते हैं डेक्स है। कौन कौन से हो गए? 4 डेक हो गए, 4 डेक हो गए 1 2 3 4। इनमें 13, इनमें 13, इनमें 13 और इनमें 13 कार्ड्स होते हैं। अब हर एक कार्ड, हर एक जो डेक होगा ना, उसमें आपको किंग, क्वीन, इक्का इस तरीके से चीज मिलेगी, सब में कॉमन होती है वो, बस अलग अलग उसके ऊपर शेप बना होता है, अलग अलग कलर का होता है, लेकिन 2 एक जैसे कलर के होंगे, 2 एक जैसे कलर के होंगे। अब इन्होंने पूछा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो 52 में 26 रेड है और 26 ब्लैक है। किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, इसका मतलब यह है कि आपको किंग चाहिए रेड कलर का। रेड आपका ये आ गया इधर पे, रेड कलर में अगर मैं इसको आपको रेड कलर पे ले जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो कुल मिला के इसमें कितने होंगे हमारे? 2। यहां पर क्या 2 ही तो होंगे? जैसे रेड में मैंने कहा 13, तो ये रेड है, ये भी रेड है, तो एक यहां से किंग मिलेगा, एक यहां से किंग मिलेगा, 2 ही किंग मिल सकते हैं। लेकिन पूरे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 52, तो 2/52 इसका उत्तर हो गया। अगले पे आइए, अ स्पेड। स्पेड, अब ये जो है इनमें से जो 4 डेक है इसमें एक स्पेड होता है, तो स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड है, तो फेवरेबल केस हो गए आपके स्पेड के 13। लेकिन कुल कार्ड कितने हैं? 52, डिवाइड कर लीजिए, ये आपका हो गया 1/4, ये आपका आएगा 1/26, 1/26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब आप देखें कि इसमें एक डायमंड होगा, एक क्या होगा? एक आपका जो डेक है वो डायमंड है। डायमंड में एक ही, मैंने जैसे बताया था कि सब में अपनी अपनी क्वीन होती है, तो इसमें एक ही क्वीन है। इसका मतलब क्या है कि क्वीन तो एक ही है, इसके अंदर एक ही क्वीन होगी, यानी कि एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बन रही है फेवरेबल केसेस की, लेकिन कुल केसेस आपके 52 है, तो 1/52 इसका उत्तर हो जाएगा। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 and 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो इसका मतलब यह है कि एक स्फीयर है आपका, दूसरा स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है, इसका रेडियस है 6, इसका स्फीयर मतलब जैसे बॉल होती है ना, सॉलिड बॉल, इसका है 8 और इसका है आपका 10। इन तीनों को पिघला दिया गया और बना दिया गया एक बड़ा सा बॉल।
आपको इसका रेडियस बताना है। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इनको जोड़ देंगे और बराबर किसके कर देंगे, इसके वॉल्यूम के। यही करना है आपको। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसका मानते हैं 4/3, इसका लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर, इसका भी वॉल्यूम क्योंकि ये भी तो स्फीयर है, 4/3 r1 क्यूब। इसका हो गया 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, ये भी 4/3 कट जाएगा इससे। केवल बचेगा r क्यूब इक्वल्स ये पहले का क्यूब, 6 क्यूब, दूसरे का क्यूब 8 क्यूब, तीसरे का क्यूब 10 क्यूब। इनको जोड़िए, क्यूब रूट निकालिए, 12 आएगा। क्यूब रूट निकाल पाएंगे ना, नहीं निकाल पाते हैं तो इसका फैक्टर बना लीजिए, अपने आप निकल आएगा। और 3 की कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा और उनको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 आएगा। इसका सेंटीमीटर में है इसका आंसर। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाय 1 बाय सेक ए माइनस 10 ए। अब ये सारे के सारे जो सवाल आप देख रहे हैं, मोस्टली इसमें ये आए हैं कहां से, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए सेक ए और टेन ए। तो हमको इसको किसी तरीके से सेक और टेन में बनाना पड़ेगा। यहां से क्लियर हो गया कि इसमें तो हम काम नहीं करेंगे, वरना हम इनको इसमें ए प्लस जो कॉस ए माइनस 1 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 ये सब लगाने की कोशिश करते, वो अभी नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सेक ए माइनस 10 देख रहा है तो पहले सेक और 10 में बदलते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऊपर नीचे सबको कॉस से डिवाइड करिए, यानी कि ये भी कॉस ए, ये 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 कॉस ए, सबको कॉस से डिवाइड किए। तो साइन ए बाय कॉस ए क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 ए, ये बनेगा कॉस ए कैंसिल -1 प्लस 1 बाय कॉस ए सेक। इसी तरीके से भी बन जाएगा साइन बाय कॉस 10 ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए 1 माइनस सेक ए। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारा बन गया तो किसी तरीके से क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। ऐसा करेंगे हम, देखिए ये जो 1 है ना, आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहां पर कोई हमारा जो 1 है, एक 1 है, इसको हम कोशिश करते हैं कि किसी एक 1 को हम सेक ए माइनस 10 ए बनाने की कोशिश करें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वाले को देखिए, नीचे वाले को देखिएगा ना, ये वाला, इसको नीचे वाले को ध्यान से देखिए। इसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस सेक ए प्लस 10 ए, और इस 1 की जगह हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। माइनस क्या है आपका, ये बन जाएगा आपका, अगर हम इसको माइनस बाहर रखें तो ये बन जाएगा 10 ए माइनस सेक ए। अभी बताता हूं, ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इसको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या आएगा आपका। इसका सोल्यूशन क्यों, अच्छा आप ये बोलेंगे कि नीचे का क्यों किया, ऊपर 1 क्यों नहीं लिया, 1 को, ऊपर वाले 1 को सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्यों नहीं लिया। उसका कारण है कि डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस ए आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की चीज कटनी है, तो ऊपर वाले को रहने दीजिए। अभी क्या बनेगा, देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया ना, तो ये हो गया, इसको लिखिए सेक ए, अभी डिनोमिनेटर ही चल रहा है सर, सेक ए माइनस 10 ए और सेक ए प्लस 10 ए, ये तो हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहां पर आ गया माइनस 10 ए माइनस सेक ए। ओके, अब क्या करिए आप, यहां से सेक ए, यहां पर आपको बना 10 ए माइनस, अब सेक ए माइनस 10 ए इससे कॉमन ले लीजिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं सेक माइनस 10 एस माइनस टी, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बना आपका, ये बना सेक ए प्लस 10 ए माइनस, अब यहां पर अब क्या करेंगे, ये सेक ए माइनस 10 ए को, क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको बताया कि यहां पर नीचे आपका है दिस प्लस दिस माइनस दिस, और यहां ये आया है, और हमने 1 को यहां लिया माइनस सेक ए किया, तो इसको बेटर ये रहता, हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहां माइनस का थोड़ा सा हेरफेर हो रहा है। 1 माइनस 10 ए 1 माइनस 1 प्लस 10 ए माइनस सेक ए करते हैं इसको। ओके, तो अंदर क्या बचता है आपका, सेक ए माइनस 10 ए तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये आया सेक ए प्लस 10 ए माइनस 1। ओके, सेक ए प्लस 10 ए माइनस 1, थोड़ा सा आपको ये जो है ना, इसका नेगेटिव मैंने इधर कर दिया। अब आप देखिए ये तो आ गया,
ऊपर क्या चल रहा था, ये तो चल रहा था sec a प्लस tan a माइनस 1, ये तो आया sec a प्लस tan a माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, नीचे क्या बचा 1 बाय sec a माइनस tan a। ऐसे इसका उत्तर आ जाएगा। A motorboat whose speed in still water is 18 km an hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. इसका उत्तर तो ये है, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब पानी बह रहा है। ये जो पानी जिस वेग से बह रहा है, जिस स्पीड से बह रहा है, हम उसकी स्पीड मान लेते हैं x। ओके, अब यहां पर बताया गया है मोटरबोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर। जब ये रुकी हुई है मोटरबोट तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हु स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर ये है, लेकिन जब पानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है तो 18 है। अब देखिए, जब पानी मान लीजिए इस तरीके से बह रहा है, तो जब ये पानी के साथ बहेगी या उल्टी बहेगी तो चीजें चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपस्ट्रीम मानते हैं। अब ये जो बोट है हमारी, वो पानी के विरुद्ध जा रही है। इसकी स्पीड है 18 और इसको ये पानी रोक रहा है क्योंकि पानी इसके अपोजिट जा रहा है। तो बेसिकली स्पीड क्या हुई इसकी, अगर मैं इसको लूं अपस्ट्रीम, यूएस कर देता हूं, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, स्पीड हो गई हमारी 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स हुई। और अगर मैं डाउन स्ट्रीम करूं तो स्पीड कितनी हुई, अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तब क्या होगा, पानी इसको मदद करेगा, पानी की स्पीड इसके साथ जुड़ जाएगी, तो 18 प्लस एक्स स्पीड हो गई। इन्होंने कहा डिस्टेंस कितना है 24, तो कहीं से कहीं जा रहे हैं तो नीचे जाना या ऊपर जाना, डिस्टेंस आपका कॉमन है, डिस्टेंस आपका 24 है, डिस्टेंस आपका इसमें भी 24 है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको आप टी अपस्ट्रीम मान लीजिए, इसको टी डाउनस्ट्रीम मान लीजिए। तो कितना होगा, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 24 है, स्पीड इसकी होगी 18 माइनस एक्स, इसका कितना हो जाएगा 24 बाय 18 प्लस एक्स। अब इन्होंने कहा कि 1 घंटा ज्यादा लेती है जब वो अपस्ट्रीम जाती है। इसका मतलब बड़ी बात है कि जो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो आप अगर T1 को कहें, जो T1 मैं मान रहा हूं, जो आपका अपस्ट्रीम है, तो TU ये किसके बराबर है, ये ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये TD प्लस 1 होगा। या ये कहें कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, क्योंकि अपस्ट्रीम बड़ा नंबर है, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बड़े से छोटा ही घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, वरना -1 या माइनस वैल्यू आती। TU माइनस TD इक्वल्स 1, तो TU माइनस TD इक्वल 1। अब TU यहां लगा दीजिए, 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल्स 1। ये आप सॉल्व कर लेंगे, 24 बाहर ले लीजिए पहले, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको यहां ले आएंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सोल्यूशन आपके सामने दे दिया मैंने। यहां पर क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगी, स्पीड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। एक्स आपका 6 आएगा, यही 6 स्पीड है स्ट्रीम की, यानी जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड मांगी गई है वो आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये और में है, वो करना है या ये करना है। फाइंड 2 consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290। consecutive odd positive integer, अब इसके कई तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऑड बनाते हैं, जैसे 2x प्लस 1 करेंगे, 2 से हमने x को मल्टीप्लाई किया तो इवन कर दिया, प्लस 1 अपने आप जोड़ दिया, तो हम श्योर हो गए कि ये आपका ऑड नंबर है। कई बार 2x प्लस 1, तो इसका अगला क्या होगा 2x प्लस 3। कई लोग ये लेके चलते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा। ध्यान रखिए, इन्होंने कहा 2 consecutive odd positive integer हो गए और sum of whose square is 290, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 290। सारी कहानी यही है इसमें। लेकिन अगर आप करना चाहें, जैसे x भी लेना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर x है तो अगला क्या होगा, अगर x प्लस 1 करेंगे तो आपका आएगा इवन x प्लस 2, तो ईजी रहेगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आप कर दीजिए इसको 290। अब सोल्यूशन आपके सामने है, इसको ओपन करेंगे, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा इसमें ना, ये हमने
इक्वेशन रख दी। अब इसको ओपन करेंगे, आप x के लिए सॉल्व करेंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। तो आप इसके नेगेटिव को छोड़ दीजिए, एक 11 है तो अगला क्या होगा, एक 11 है तो अगला 2 जोड़ दीजिए, एक 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 ये 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप देखेंगे कि 290 आने वाला है। उसका स्क्वायर करके, सॉरी, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब 290 आएगा। The angle of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. अब आप इसमें देखिए, थोड़ा सा डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए, एक ये बड़ी बिल्डिंग है जिसको हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कह रहे हैं, और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है ये 8 मीटर है, ये मल्टी स्टोरेड है। यहाँ से नीचे देखने पर यहाँ से लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ से एक एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ध्यान रहे हमेशा छोटा एंगल ऊपर के लिए होता है, बड़ा एंगल नीचे के लिए होता है। तो ये 30 बनाएंगे, ये 45 डिग्री बनाएंगे, ये बन गया आपका। अब हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो एक तो हमको निकालना है इनके बीच में दूरी, इनके बीच की दूरी, और मल्टी स्टोरेड की हाइट भी निकालनी है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये मल्टी स्टोरेड हो गया आपका, ये छोटी वाली हो गई, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। इस पूरे को आप जो मान लीजिए यहां से यहां तक h, ये पूरा h है, ये 8 है, तो ये h-8 हो जाएगा। तो दो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लगेंगी और उससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे, इसके बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। तो इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए ये d मान लीजिए। तो क्या होगा, यहां पर पहली इक्वेशन बना रहा हूं इस ट्राइंगल से, तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर h-8 बाय बेस d। ये हो गया, पहली इक्वेशन ये हो गई। अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इसमें tan 45 बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब पूरा h, ये पूरी h है, बाय बेस d। tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना, ये h बराबर d। यहाँ पर d की जगह आप रख दीजिए h। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। ये है h-8 और ये होगा h। इसको h के लिए सॉल्व कर लेंगे, इजी है ना, ये h के लिए सॉल्व कर लेंगे, आपका ये आएगा 12 + 4√3 मीटर। ये फाइनल आएगा इसका उत्तर। आई होप ये कर लेंगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूँ। ये ऐसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। मैंने जो बताया आपको वो केवल आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कैसे करना है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकालना है। ये पूरा तरीका इस तरीके से अपनाना है आपको। एक पॉइंट पे जब ये आप आएंगे ना, तो आपको इसको फैक्टराइज वो भी करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर से पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा आएगा, तब ये उत्तर आएगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1.2 मीटर टॉल, यहां से दिखाता हूं आपको। 2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स, तो ये जो लड़की है ये 1.2 मीटर लंबी है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट फॉर 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर ये जमीन से है, ठीक है, जमीन से 88.2 मीटर पे यहां पर एक बलून है, वो इस तरीके से जा रहा है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। मतलब बड़ा एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री है। अब हुआ क्या कि ये जो बलून है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो इधर पहुँच गया, तो एंगल बन गया 30 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सोल्यूशन तो ये है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये फिगर को। यहाँ पर लड़की खड़ी है, यहाँ बलून है, यहाँ बलून है, ओके। ये 1.2 मीटर है। ये कुल मिला के कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 88.2। ये 1.2, तो 88.2 से पहले 1.2 घटाइए। क्यों? क्योंकि हमको ये हाइट चाहिए। ये हाइट मिल गई, कितनी आ गई, 87। ये 87 है, ये भी 87 है। ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है,
ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां लगा दीजिए tan 60, पूरा लिखना है आपको ट्रायंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर 87 बाय ये हमको पता नहीं है, इसको x मान लीजिए, ये x हो गया। और इस पूरे को यहां से यहां तक पूरे को आप y मान लीजिए। अब हम इस ट्रायंगल पे आ गए हैं, ये पूरा ट्रायंगल, ये कितना है आपका 30 डिग्री, तो यहां पर भी लगा दीजिए tan 30, अच्छा tan 60 बाय ये 87 बाय x हुआ, ये x इसको माना, tan 30 बाय पूरा, जिसको हम पूरे को y मान रहे हैं ना, y, तो tan 30 होगा 87 बाय y। अब इसको आप ले लीजिए, ये है x बराबर 87 बाय tan 60, और ये y हो जाएगा आपका 87 बाय tan 30। ओके, आपका tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा 87√3, 1/√3 है ना, ये √3 ऊपर चला गया, यहाँ पर क्या होता है, ये √3 है, ये √3 है ना, tan 60 √3 होता है, तो x हो जाएगा आपका 87/√3। आपको निकालना क्या है, ये पूरा y है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने y माना है, और ये x है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो y माइनस एक्स निकालना है बेसिकली, तो y माइनस एक्स कर दीजिए, 87√3 माइनस 87/√3। ये इसमें आप √3 पूरा इसमें एलसीएम लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी ये देख लीजिए, ये 58√3 आएगा। मैं ना कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 58√3। कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो मैंने है बता दिया, क्या करना है आपको इसमें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है pth qth rth टर्म ऑफ AP आर ABC। हमको शो करना है a q माइनस r b r माइनस p प्लस c p माइनस q बराबर 0 है। अब इसमें देखिए सोल्यूशन तो खैर यहाँ पर है, मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि जो tnth टर्म होता है वो क्या होता है किसी AP का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि यहाँ पर a ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि ये ABC है, तो हम ये a और d ऐसा नहीं लेंगे, हम सबसे पहले ये p q r टर्म निकालते हैं। तो tp क्या हो जाएगा, कैपिटल A ले रहा हूं मैं a की जगह, प्लस यहां पर p आएगा p माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल D ले लेते हैं। ऐसी t q निकालेंगे, ऐसी t r निकालेंगे, तो जगह a प्लस यहां d आएगा, यहां भी d आएगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सिमेट्री इसकी पता होनी चाहिए। ये p माइनस 1 हो गया, ये q माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये r माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हमको चाहिए a के साथ q माइनस r, तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए q माइनस r से। यहां पर b के साथ चाहिए r माइनस p, तो पूरे को आप r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दीजिए। c के साथ p माइनस q चाहिए, तो इस पूरे को आप p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब आप देखिए ये क्या है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर TP प्लस TQ प्लस TR करेंगे, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या बनता है A इंटू क्यू माइनस आर। पहले मैं आपको ए वाले टर्म बता देता हूं, फिर हम बाद में इससे डील करेंगे। पहले ए वाला देख लीजिए, ये A बना, ये होगा Q माइनस आर प्लस ये A और R माइनस P प्लस A और P माइनस Q। इसे A कॉमन ले लीजिए, Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। तो Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, 0 हो गया। ये A इंटू 0, मतलब ये वाला टर्म और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। अब दूसरा टर्म क्या आता था, अगर इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई करते तो पहला टर्म तो ये आता, दूसरा ये आता, तो इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, ये D हो गया, प्लस ऐसे ही वाला आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो D इंटू Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस ये D इंटू R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ओके, अब इन सबसे D कॉमन ले लीजिए। D कॉमन ले लिया, मान लीजिए आपने D कॉमन ले लिया है, D हमने कॉमन ले लिया सबसे बाहर। अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया PQ
ये हो गया माइनस पी आर, ये हो गया माइनस क्यू प्लस आर, प्लस ये हो गया क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप देखिए पी क्यू आर, ये जैसे क्यू से क्यू कटा ऐसे आर से आर कट जाएगा और फिर आपका पी से पी कट जाएगा, तो पी क्यू आर ये वाले टर्म हमारे जो पी क्यू आर वाले वो टर्म चले गए। ठीक है, ये पी क्यू आर हटा दीजिए। अब आपका पी क्यू, क्या आपको पी क्यू कहीं दिख रहा है? यस, ये और ये दिख रहा है, कैंसिल। ऐसी पी आर भी दिख रहा होगा, ये कैंसिल, और क्यू आर ये भी कट गया, तो क्या बचा? जीरो। डी यहां था, डी इंटू जीरो। बेसिकली क्या था ए इंटू जीरो, ये पहले मैंने आपको बताया था, फिर हमने डी दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, डी इंटू जीरो, दोनों जीरो आ गया। ये प्रूव करना था आपको। A survey regarding the heights in centimeter of 15 girls of class 10th of our school was conducted and the following data was obtained. Find the median height and the mean using the formula. इसमें क्या है कि हमको मीडियन और मीन निकालना है। जैसे ये लेस देन 165 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 160 से शुरू हुआ है 165 तक, तो हम इसको लिखेंगे 160 से 165। इसको क्या लिखेंगे? 155 से 160, ऐसे चलते रहिए, ये लेस देन 140 रहेगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, बिलो 140 140 से 145, इस तरीके से 160 और 165। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है। ध्यान रहे जब मीडियन होता है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? ये 4 तो यहाँ आएगा, फिर 4 + 7 11 आ गया, फिर 4 + 7 + 18 29 हो गया, फिर 4 + 7 + 18 + 11 40 हो गया, फिर 4 + 7 + 18 + 11 + 6 आपका 46 हो गया, 4 7 18 11 6 5 आपका 51 हो गया। कहने का मतलब 51 इसकी फाइनल आ गई, राइट। अब ये जो 51 आती है फाइनल जो आती है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, जो भी वैल्यू आई, जैसे इसमें 25.5 आ रही है। अब हमको ये देखना होता है कि ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, बस तो 29 है, 29 इससे जस्ट बड़ा है। इसका मतलब 29 वाला जो ये वाली जो लाइन है ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास हो गई 145 से 150। मीडियन निकालने का तरीका क्या है? L + n/2 - C/f × h। इसमें जो L है होता है वो लोअर लिमिट यानी कि 145 ले लेंगे, n/2 तो आप निकाल ही चुके, 22.5 वो यहां रख देंगे, माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? इसके पिछले वाले क्लास की, प्रीसीडिंग, ये जो क्लास है इसकी पिछली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 11 है, वो यहां रखेंगे। F, यहां पर F आपका कितना आएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18, वो 18 रख देंगे यहाँ पे इसकी जगह, और इंटू H, क्लास इंटरवल क्या है? 5 का 5। तो आप देखिए जो मैंने बताया वो यहां रख दिया, 149.03 आ गया ये इसका उत्तर। अब मीडियन निकालने का तरीका ये है, अगर आपको लंबा तरीका अपनाना हो तो वो अपना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है मीडियन, इसका तरीका ये है कि आपके पास ये तो बन ही गए थे, फ्रीक्वेंसी आपके पास आई गई थी, और अब आप क्या करिए इसका मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। ये जो होगा बिलो 140, आप 135 से 140 मान के चलिए, तो आपको क्या करना है, हर एक का जैसे 135 + 140/2 करिए, तो 137.5 होगा, तो इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करिए, ये सारा आ गया। अब फ्रीक्वेंसी तो थी, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 × 137.5 ये आ गया। ऐसे सब इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए और यहां पर लिखिए, इन सबको जोड़ दीजिए, वो सिग्मा एफ(x) हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n तो आपको पता ही है कितना है सिग्मा n। ये इसको जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो 51 आ रहा है। ये आपका बेसिकली ये n है, या एक सिग्मा f कह सकते हैं आप इसको, सिग्मा एफ(x) / सिग्मा f। तो आपका ये जो नंबर आया 149.75 आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा तो शुरुआत में ट्राई कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए साहब, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर हुए, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए और होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मेहरबानी आपकी।